कैसे हो भारतीयों? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वास्को दा गामा ने भारत पहुंचकर इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया था। यूं कि अब जब रास्ता खुल चुका है तो हमने तय किया है कि भारत को अब सिर्फ मसालों का बाजार नहीं बल्कि एक पुर्तगाली साम्राज्य बनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कैसे हमने गोवा से कर दमन, दीव और बंगाल तक अपना झंडा गाड़ दिया। आने वाले कुछ वर्षों में पुर्तगाली केवल व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के तटों पर किले, बंदरगाह और सत्ता की नींव रखने लगे। धीरे धीरे वे भारत के इतिहास में एक लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थे उनके प्रमुख शासक और आखिर कैसे धीरे धीरे उनका साम्राज्य ढह गया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में पुर्तगालियों की ये रोचक और एग्जाम रेलेवेंट कहानी, जहां से भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। साथियों, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि 1500 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेस काब्राल को भारत भेजा था। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत में अपनी पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री की स्थापना कालीकट में की थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। अरब व्यापारियों को यह पसंद नहीं आया कि यूरोपियन अब सीधे भारत से व्यापार करें। उनमें संघर्ष हुआ और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री नष्ट कर दी गई। पर हार मानना पुर्तगालियों के स्वभाव में नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। अब हमें कोच्चि की ओर बढ़ना है, जहां के स्थानीय शासक जमोरिन के विरोधी हैं। वहीं पर हम अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। और इसी तरह 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कोच्चि में की। महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर 1505 में पुर्तगाल ने भारत में एक नया पद बनाया, गवर्नर ऑफ पुर्तगाली पोजेशन इन इंडिया, और इसका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। साथियों, मैं हूं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अभी 1505 में मुझे पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया है। अल्मेडा के 3 उद्देश्य थे। पहला, हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति स्थापित करना। दूसरा, अरब और मिस्री व्यापारियों को हटाकर समुद्री व्यापार पर एकाधिकार जमाना। तीसरा, भारतीय तट पर सुरक्षित किले और फैक्ट्रियां बनाना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जिसका मकसद था हिंद महासागर में पुर्तगाली जहाजों का संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कार्तेज प्रणाली की शुरुआत की। यह एक समुद्री पास लाइसेंस प्रणाली थी। मतलब कोई भी जहाज हिंद महासागर में बिना पुर्तगालियों की अनुमति के नहीं चल सकता था। कार्टाज पुर्तगाल की तरफ से जारी किया गया समुद्री पास था। कार्टेज दिखाओ, वरना यह जहाज जब्त किया जाएगा। कार्टाज पर लिखा होता था जहाज का नाम, कप्तान का नाम, जहाज में कितना सामान है, कहां से कहां जाएगा, कब लौटेगा। कार्टाज न होने पर पुर्तगाली नौसेना जहाज को रोककर सामान लूट लेती, जहाज को जला देती, कप्तान और नाविकों को कैद या मार देती थी। हम समुद्र में सुरक्षा देंगे, बदले में हमें पैसा दो। चौल का युद्ध, बैटल ऑफ चौल, 1508 ईस्वी। इस युद्ध में एक तरफ था लॉरेंजो डी अल्मेडा यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा, दूसरी तरफ थी ममलुक सुल्तान, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और अरबों की संयुक्त सेना। ममलुक और गुजरात की संयुक्त नौसेना ने अचानक हमला किया। पुर्तगालियों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन लॉरेंजो डी अल्मेडा युद्ध में मारा गया। जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पता चला कि उसके बेटे की मौत चौल के युद्ध में हुई, तो उसने कसम खाई, मेरे बेटे की मौत का बदला हिंद महासागर में ही लिया जाएगा। यही बदले की आग ले गई। अगले युद्ध यानी बैटल ऑफ दियू की ओर, जो 1509 ईस्वी में हुआ, एक तरफ था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरी तरफ थे विरोधी गठबंधन ममलुक सुल्तान, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा, कैलिकट का जमोरिन और अरब व्यापारी।
दीव के पास पुर्तगाली बेड़े ने संयुक्त अरब गुजराती ममलुक बेड़े को घेर लिया। पुर्तगालियों के युद्धपोत तोपों से लैस थे, जबकि विरोधी बेड़ा अधिक संख्या में था, पर आधुनिक हथियारों की कमी थी। अल्मेडा ने अपने जहाजों का उपयोग मूविंग आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स की तरह किया। उन्होंने करीब जाकर दुश्मन जहाजों पर बोर्डिंग पार्टीज भेजी, लगातार कैनन फायर किया, आग लगाने वाले प्रोजेक्टाइल दागे। विरोधी बेड़ा टूट गया। संयुक्त बेड़ा पुर्तगाली तोपों के सामने जमीन दोज हो गया। कई जहाज झलकर डूब गए, बाकी भाग गए। युद्ध का परिणाम हुआ कि पुर्तगाल की ऐतिहासिक जीत हुई। अरब गुजरात ममलुक गठबंधन पूरी तरह समाप्त हुआ। हिंद महासागर पर पुर्तगाल का पूर्ण नौसैनिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपने देश लौट रहा था, लेकिन अफ्रीका के तट केप ऑफ गुड होप के पास खोई जनजाति के हमले में मारा गया। 1509 ईस्वी में अल्मेडा के जाते ही पुर्तगाल के सिंहासन से एक नया आदेश आया। भारत का अगला गवर्नर होगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। साथियों, मुझे ही कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। जहां अल्मेडा का ध्यान समुद्र पर था, वहीं मेरा सपना है भारत की धरती पर किले, कब्जे और स्थायी साम्राज्य बनाना। अल्बुकर्की का पहला बड़ा कदम था 1510 में गोवा पर कब्जा करना। उसने गोवा बीजापुर के आदिल शाह से लिया। गोवा भारत में पुर्तगाल की राजधानी बना। यही जगह आगे आने वाले 450 सालों तक पुर्तगाली शक्ति का केंद्र रही। अल्बुकर्की ने सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे एशिया पर नजर रखी। 1511 में मलक्का, मलेशिया पर विजय प्राप्त की। मसाला व्यापार का पूरा रास्ता पुर्तगाल के हाथ में गया था। अब हिंद महासागर से लेकर चीन तक पुर्तगाल का झंडा लहराने लगा। 1515 में उसने मामलुकों को हराकर हॉर्मुज पर कब्जा किया। पर्शियन गल्फ की सबसे रणनीतिक जगह हॉर्मुज ही थी। यहां कब्जा मतलब अरब और फारस दोनों का व्यापार पुर्तगाल के नियंत्रण में आना। भारत में उसने बंगाल, हुगली, बालासोर पर कब्जा कर लिया। उसके विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। दोनों के दुश्मन एक ही थे, यानी दक्कनी सुल्तान। पुर्तगाली विजयनगर को यूरोपियन घोड़े देते थे। कृष्णदेव राय ने 1520 में पुर्तगालियों को एक किला भी गिफ्ट किया था। अल्बुकर्की ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगा दी। उसने भारतीय महिलाओं से शादी करने की शुरुआत की ताकि उनको पुर्तगाली बनाया जा सके। गोवा में गरीबों के लिए अस्पताल और नई सड़कों का निर्माण करवाया गया। 1515 में उसकी मृत्यु हो गई। 1515 से 1529 तक कुल 6 गवर्नर भारत भेजे गए। इसी बीच 1524 में वास्को द गामा भी भारत गवर्नर बनकर आया था और यहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। अल्बुकर्क और उनके सक्सेसर्स के बाद अब पुर्तगाली सिंहासन ने भारत भेजा एक ऐसा गवर्नर जो सिर्फ सेनापति नहीं, बल्कि एक नेगोशिएटर, डिप्लोमैट और राजनीतिक खिलाड़ी था। मैं हूं नूनो दा कुन्हा, पुर्तगाल का नया गवर्नर, और अब मैं भारत की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। यहीं से पुर्तगाल के उत्तर भारत तट पर विस्तार का असली खेल शुरू हुआ। भारत आते ही उसने समझ लिया, पुर्तगाल यदि तटीय व्यापार पर कब्जा चाहता है तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से समझौता करना ही होगा। 1534 ट्रीटी ऑफ बसेइन, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को बासीन सौंप दिया। ये जगह आगे जाकर पुर्तगाल का सबसे बड़ा समुद्री किला बनी। इसके बाद उसने दमन, दीव, सूरत तट पर भी पुर्तगाल की पकड़ मजबूत की। नूनो दा कुन्हा के समय पुर्तगालियों ने समुद्री किलों को मजबूत किया, गोवा को प्रशासनिक केंद्र बनाया, व्यापार रास्तों को सुरक्षित किया। उसकी सरकार का सबसे बड़ा गुण था कूटनीति प्लस शक्ति का संतुलन। कभी वार्ता, कभी धमकियां, कभी संधियां, मैं सब कुछ इस्तेमाल करता हूं। मैं बॉम्बे को बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में देखता हूं। भारत में पुर्तगालियों का सबसे लंबा चलने वाला और स्थिर शासन मेरा ही था। ये बात याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। इसके बाद कोई भी गवर्नर कुशल नहीं था। 1600 के बाद वो अन्य यूरोपियन कंपनीज के साथ संघर्ष करने लगे।
मुगल बादशाह अकबर के समय तक उनके मुगलों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे, मगर शाहजहां के आने के बाद यह संबंध बिगड़ने लगे थे। अकबर के समय पुर्तगाली 3 बार दरबार पहुंचे। पहला मिशन 1570 में, दूसरा मिशन 1590 में, तीसरा मिशन 1595 में भेजा गया। इन मिशनों के साथ फादर जेरोम जेवियर भी फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जहां उन्होंने अकबर से धर्म, शिक्षा और संस्कृति पर बातचीत की। फिर 1612 में हुए एक युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक और मोड़ दिया। यह था बैटल ऑफ स्वॉली, जो सूरत में हुआ। यह युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। यहां अंग्रेजों की जहाजों का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया और अंग्रेजों ने पहली बार समुद्र में पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी और इंग्लैंड का भारत में असली प्रवेश शुरू हुआ। बाद में 1662 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा का ब्रिटेन के राजा चार्ल्स दूसरा से विवाह हुआ, तो बॉम्बे दहेज में अंग्रेजों को दिया गया। यहीं से ब्रिटिशों का पश्चिमी तट पर प्रभुत्व बढ़ने लगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोचीन और पूरे मालाबार कोस्ट से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। ये पुर्तगाली साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। 1680 में मराठों ने पहली बार गोवा पर दबाव बनाया और बाद में पेशवा बाजीराव बालाजी ने सल्सेट और बसेन पर कब्जा कर लिया। यह पुर्तगालियों के उत्तर भारत में अंत का संकेत था। साथियों, अभी 17वीं शताब्दी का समय है। हमारा पूरा ध्यान ब्राजील पर चला गया है, जहां सोना, कॉफी, शक्कर और विशाल प्लांटेशन इकोनॉमी है। इस कारण भारत में उनका प्रभाव लगातार घटता गया। हमारी प्रमुख बस्तियां गोवा, दमन, दीव, हुगली, बॉम्बे, मंगलोर, कोचीन और कालीकट में थीं। भारत को पुर्तगालियों की देन। अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो पेपर में सीधी पूछी जा सकती हैं। 1556 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में हमारे समय ही लगाई गई थी। बाइबल का कन्नड़ और मलयालम में अनुवाद भी हमारे समय ही हुआ है। फादर हैरिस की रिसर्च विशेषकर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने आइबेरियन स्टाइल चर्चेस का निर्माण करवाया। इन सब ने भारतीय संस्कृति और कला में एक नया रंग घोला। हम भारत में अपने साथ बहुत कुछ नया लेके भी आए हैं, जैसे तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर, पपीता, काजू, बादाम, लीची और भिंडी। इस सब के नाम पेपर में पूछता है, जैसे ही दी गई वस्तुओं में से कौन सी पुर्तगाली लेके आए थे। तो मेरी बात याद रखना। पुर्तगालियों की एक काली सच्चाई यह भी थी कि वे भारतीय तटों से हिंदू और मुस्लिम बच्चों को दास बनाकर विदेशी बाजारों में बेचते थे। यह गोवा हिस्ट्री का सबसे दुखद पक्ष था। पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर मैनुअल एंटोनियो सिल्वा था, जिसमें 1962 तक गोवा पर राज किया। भारत ने ऑपरेशन विजय की मदद से इसे भारत संघ में मिला लिया था। तो ये था हमारा पूरा सफर। हम आए, कैसे फैले, कैसे लड़खड़ाए और कैसे भारत ने हमारा 450 साल पुराना साम्राज्य समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। जिसने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा जरूर देखो, और सभी लोग कम से कम एक कमेंट तो जरूर किया करो। आपके कमेंट से ही तो अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को अपने मित्रों से शेयर कर दो। धन्यवाद।